और हमें जिस कैटेगरी में रखा गया उसको कहते हैं इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी। और इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है? जो देश इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी में पहुंच जाती है उसका मतलब यह होता है कि वहां की जो सत्ता है, वहां की जो शासक है, उसने उस जगह पे देश को लाके खड़ा कर दिया जहां लोकतंत्र तो नजर आएगा, लेकिन चुनाव की देख रेख के लिए, चाहे इलेक्शन कमीशन की बात हो, चाहे अलग अलग जो सरकारी संस्था है जो डेमोक्रेसी को गार्ड करने का काम करता है, वो सारी संस्था उस शासक के साथ खड़ा हो जाए और उस शासक को चुनाव जिताने में मदद करने लगे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी। कोको शीतल मैडम जो आई हैं, पूरी टीम को लीड कर रही हैं, इनके सारे साथी यहाँ पे हाथ में तिरंगा झंडा, कुर्सी में तिरंगा झंडा, हर घर तिरंगा की हम बात करते हैं। इनकी बात आखिर सुनी तो जानी चाहिए ना। इस देश में हो क्या रहा है और डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या, यह समझ लिया जाए कि डबल तरीके से जनता को लूटने का एक तरीका है, ताकि उस राज्य में जो भ्रष्टाचार हो और उसकी शिकायत करने कोई सेंटर में पहुंचे तो उसकी सुनवाई ना हो। चोर चोर मौसेरा भाई, ये कह सकते हैं हम क्या? वहाँ एक प्रकार से तानाशाही सरकार चल रही है, एक बिल्कुल तानाशाही, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई हिसाब पूछने वाला नहीं है, तो मनमर्जी की सरकार चल रही है, तानाशाही की सरकार चल रही है। इसलिए हम आम जनता को आज सड़क पर उतरना पड़ा भैया जी। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, करप्शन, मैं इसलिए ये सब बता रहा हूं कि ये लोग करीब करीब 2000 किलोमीटर से चल के इसी दिल्ली के जंतर मंतर पे खड़े हैं और पिछले 2-3 दिनों से यहीं पे खड़े हैं। पूरी जो इनका करप्शन के खिलाफ जो ये आरोप लगा रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री जो अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू है उन पे, लेकिन इनको सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आपके जेहन में याद दिलाना चाहता हूं 2011 का वो अन्ना आंदोलन, काला धन भ्रष्टाचार के खिलाफ। किसके पास काला धन है, कौन भ्रष्टाचारी है, जिसका कोई सबूत नहीं था उस वक्त भी, और आज तक कोई सबूत नहीं दिया गया। जिस आंदोलन पे सवार होकर मौजूदा सरकार गद्दी पे बैठ गई। यहां पे अरुणाचल की ये जनता, ये देख रहे हैं आप, करीब करीब 300 पेज का ये बाइंडेड ये बुक ऑलमोस्ट है, जो आरटीआई के सिर्फ जवाब है, इसमें सबूत है, इनके कहने के हिसाब से इसमें सारे में सबूत है। और ऐसे ऐसे किताब कम से कम मेरे ख्याल से 300 यहां पड़े हुए हैं। क्या कोई आज पूछने वाला है? रामदेव, वही बाबा रामदेव जो काले धन के लिए पता नहीं कहां कहां आंदोलन करता फिरता था, वो सारे चिट्ठे उसके कहां गायब हो गए आपको पता नहीं है, लेकिन ये सबूत के साथ खड़े हैं। जो मौजूदा सरकार अपने आप को भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ बता बता के गद्दी पे बैठ गई थी, वो सरकार आज इनको सुनने को तैयार नहीं है। इनको लगा कि अरुणाचल से पहुंच के संसद के बगल में चिल्लाएंगे तो कोई सुन लेगा, बट कोई सुनने वाला नहीं है इनकी। डेमोक्रेसी 2014 में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको यह समझना पड़ेगा कि इस देश में हो क्या रहा है। और डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या, यह समझ लिया जाए कि डबल तरीके से जनता को लूटने का एक तरीका है, ताकि उस राज्य में जो भ्रष्टाचार हो और उसकी शिकायत करने कोई सेंटर में पहुंचे तो उसकी सुनवाई ना हो। चोर चोर मौसेरा भाई, ये कह सकते हैं हम क्या? ये सवाल है मेरा। 2014 में डेमोक्रेसी 27वें नंबर में डेमोक्रेसी के इंडेक्स पे हमारी भारत थी उस वक्त पे। आज कहां खड़े हैं? 2021 की जो रिपोर्ट आई है 93rd डेमोक्रेसी में 66 पायदान, 66 रैंक हम नीचे चले गए हैं। और यही वजह है कि हम लोकतंत्र में भी नहीं जी रहे हैं शायद, और हमें जिस कैटेगरी में रखा गया उसको कहते हैं इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी। और इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है? जो देश इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी में पहुंच जाती है उसका मतलब यह होता है कि वहां की जो सत्ता है, वहां की जो शासक है, उसने उस जगह पे देश को लाके खड़ा कर दिया जहां लोकतंत्र तो नजर आएगा, लेकिन चुनाव की देख रेख के लिए, चाहे इलेक्शन कमीशन की बात हो, चाहे अलग अलग जो सरकारी संस्था है जो डेमोक्रेसी को गार्ड करने का काम करता है, वो सारी संस्था उस शासक के साथ खड़ा हो जाए और उस शासक को चुनाव जिताने में मदद करने लगे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी। करप्शन, कहां है खड़े हम आज? लगातार करप्शन में वृद्धि। कहां है काला धन? लगातार डबल से ज्यादा हो चुका है काला धन आज के रेट में। हमारे साथ खड़ी हैं मैडम, जिसका मैंने कल भी दिखाया था आपको,
टोको शीतल मैडम जो आई हैं, पूरी टीम को लीड कर रही हैं, इनके सारे साथी यहाँ पे हाथ में तिरंगा झंडा, कुर्सी में तिरंगा झंडा, हर घर तिरंगा की हम बात करते हैं। इनकी बात आखिर सुनी तो जानी चाहिए ना, इतना तो हक है इस देश की जनता को, जो चिल्लाएं तो उनको सुना जाना चाहिए। आप लोग खड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है आज के डेट में, आप लगातार कोशिश कर रही हैं, कब तक यहाँ डटी रहेंगी आप लोग? भैया जी, जब तक हमारी आवाज़ नरेंद्र मोदी जी तक नहीं पहुंचते हैं, जब तक हमारी आवाज़ द्रौपदी मुर्मू जी तक नहीं पहुंचती है, और जब तक हमारी आवाज़ जेपी नड्डा जी तक नहीं पहुंचते, और जब तक हमारी आवाज़ अमित शाह जी तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम यहीं पर डट कर रहेंगे। ये हमारा दृढ़ निश्चय है। हम अरुणाचल के देश के वासी हैं, अरुणाचल राज्य के वासी हैं, और हम इस हिंदुस्तान के हम इस पुत्र माता हिंदुस्तान के पुत्र पुत्रियां हैं। तो हम यहाँ आए हैं, इंसाफ की गुहार लेकर के आए हैं, न्याय की गुहार लेकर के आए हैं। हमें इस भ्रष्टाचारी से मुक्ति चाहिए, इन भ्रष्टखोर नेताओं से मुक्ति चाहिए। हम जनता को आजाद करें। अंग्रेज तो भारत छोड़कर चले गए, 75 साल हो गए, लेकिन आज भी हम इस भ्रष्टाचारी के गुलाम बनकर रह गए हैं इस देश में। तो हमें इस भ्रष्टखोर नेताओं से आजादी चाहिए। जो अंग्रेज हम पर सितम दाते थे, उससे कई गुना ज्यादा सितम तो ये भ्रष्टखोर नेता लोग हम पे दाते हैं। तो इसीलिए हमें आजादी चाहिए इस भ्रष्टाचारी से। हम आजादी की लड़ाई करने आए हैं, आजादी की मांग करने आए हैं। हम हिंदुस्तान के बच्चे हैं, हम आजाद हिंद के बच्चे हैं, तो आजादी से जीने का हमारा भी हक है, ये हमारा भी हक है, और हम अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। नहीं, आप लोग जितना सबूत इकट्ठा करके लाई हैं, आपके अरुणाचल में मेरे ख्याल से तो अपोजिशन पार्टी बची नहीं है, अपोजिशन तो है नहीं, तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसको किसके हवाले करके जाएंगे यहाँ पे, जो इसको देखेगा भी कम से कम एक बार? कोई देखने वाला है? यही दुर्भाग्य की बात है कि अरुणाचल में ओपोजिशन नहीं है। अरुणाचल का जो प्रदेश कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, और अभी वो फिलहाल में एक विधायक है। तो अरुणाचल में बीजेपी की सरकार है, और जो अपना प्रदेश कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन है। तो ये जो आवाज़ आज हम उठा रहे हैं, ये ओपोजिशन को उठानी चाहिए थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को रेज करनी चाहिए थी। वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वहाँ एक प्रकार से तानाशाही सरकार चल रही है, एक बिल्कुल तानाशाही। कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई हिसाब पूछने वाला नहीं है, तो मनमर्जी की सरकार चल रही है, तानाशाही की सरकार चल रही है। इसलिए हम आम जनता को आज सड़क पर उतरना पड़ा भैया जी। इसीलिए हम सड़क पर पैदल चलकर यहाँ दिल्ली की तरफ हम आए हैं, पदयात्रा करके, कि कम से कम हमारे मुंह के आवाज को अगर नहीं सुन पा रहे तो कम से कम हमारी पैरों की गूंजों को तो वो देखे, हमारे पैर के छिले हुए चमड़े को वो देखे, हमको महसूस करे कि हम इतनी दूर 2400 किलोमीटर क्यों पैदल चल के आ रहे हैं, जबकि हमारे पास साधन है, गाड़ियां है, ट्रेन है, फ्लाइट है, हम आ सकते थे। लेकिन उस तरह से आते तो हमारी आवाज़ को और भी नहीं सुनी जाती। इसलिए हम पदयात्रा करके पैदल आए हैं कि हमारी आवाज़ को सुनी जाए, हमें मुक्ति दे इस भ्रष्टाचारी से। इनको लगता है कि इनके दर्द और जख्म कहीं ना कहीं जिस मिशन पे ये निकले हैं, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, जिस संस्था से ये बिलोंग करते हैं, और इनका मानना है कि जिस दर्द और तकलीफ से ये गुजर के यहाँ तक पहुँची है, उस दर्द और तकलीफ को देखते हुए भी कोई इनकी बातों को सुन लेगा। लेकिन सवाल ये है कि जनता को आज समझना पड़ेगा, लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका बनाई गई थी, इसलिए बनाई गई थी कि कहीं की भी सरकार हो, चाहे राज्य हो चाहे सेंटर में हो, उस पर अंकुश लगा रहे, वो निरंकुश ना हो जाए। और यही वजह थी कि हमारे लोकतंत्र का जो निर्माण किया गया था उसमें विपक्ष की भूमिका बहुत ही अहम है। मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार से ज़्यादा विपक्ष की भूमिका होती है। जिस तरह से 2014 से पहले अनेक मुद्दे पे मौजूदा सरकार ही विपक्ष में बैठती थी और बड़ी मुखरता से अपनी बातों को उठाती थी, और विपक्ष का यही रोल होता है। लेकिन जब विपक्षी नहीं रहेगा तो ये जनता चिल्ला रही है कि इनकी आवाज़ को कौन उठाएगा। ये लोकतंत्र का वसूल था। आज विपक्ष नहीं है, अभी खड़े हैं यहाँ पे, क्या लगता है कोई सुनेगा? सुनना चाहिए हमारा प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्हीं के पास आया है हमें अपना जो विचार था उसको रखने के लिए। शीतल मैम, कब तक यहाँ पे आप लोगों का इरादा है रुकने का?
भैया जी, हम तब तक रुकेंगे जब तक हमें प्रधानमंत्री जी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाता है। हम अपनी मेमोरेंडम अपनी हाथों से उनको देना चाहते हैं। इस तरीके से पहले भी हमने बहुत सारे मेमोरेंडम्स उसको बाय ऑफिशियली हम सबमिट कर चुके हैं, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब की बार हम ये दृढ़ निश्चय लेकर आए हैं कि हम उनसे मिलें, वो हमसे मिलने की जहमत करें और हमसे हमारा मेमोरेंडम वो स्वीकार करें। मेमोरेंडम देना चाहती हैं, अपनी बातों को आगे रखना चाहती हैं, करप्शन के चार्जेस जो ये बता रही हैं उसके लिए सबूत पेश कर रही हैं। मैं कहता हूं कि ये गलत हो सकती है, मैं यही कहता हूं कि यही गलत हो सकती है, लेकिन आखिर उसको सुनने में और चेक कराने में क्या जाता है। अगर पूरी अरुणाचल की एक तरह से ये जनता आई हुई है यहाँ पे, तो उसको चेक करने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अपनी बातों को रखने का इनका भी हक है। खैर, आप भी अरुणाचल से आए हैं? जी जी, मैं भी। क्या लगता है यहाँ पे कब तक टिके रहेंगे? जब तक, जैसे हमारे चेयरमैन ने कहा कि जब तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं सुनेंगे तब तक डटे रहेंगे हम, वहीं चट्टान की तरह खड़े होंगे हम भी साथ में। चलिए, बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये लोग, और यही इनका कहना है। मैं तो इनके स्टेज पे सुन रहा था, कोई कहते कि हमारे पिता तुल्य हैं, कोई कह रहे थे मेरे कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। तो इनकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं देख रहा था अरुणाचल से मोदी मिशन 2024 के भी लोग आए हुए थे, तो वो भी इनके मंच पे आए हुए थे और वो भी अपील कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को इनकी बातें सुननी चाहिए। कब सुनेंगे, ये सवाल शायद इनके जेहन में भी है, और यही सवाल मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूँ। नमस्कार।